मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो तूफानी रात में अपने बेड से उठकर फ्रिज में केक खाने के लिए जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसे देखकर वो लड़का डर जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे को एक कहानी सुनाने लगता है और हम फ्लैशबैक में वो कहानी देखते हैं। फ्रांस के एक गाँव में एक लड़का जिसका नाम रेमी होता है, वो अपने छोटे से मकान में अपनी माँ मिसिस बारबरिन के साथ रहता है। उसका बाप जेरोम पेरिस में काम करता है जो काफी सालों से घर पर वापस नहीं आया होता। उसके पास रोजेट नाम की एक गाय भी होती है जिसे वो बहुत प्यार करता है। उनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा होता है और दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन परेशानी तब आती है जब एक आदमी आकर बताता है कि उसके पिता से कोई नुकसान हो गया है, जिसकी भरपाई के लिए उसके मालिकों ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया है। उस मुकदमे को लड़ने के लिए मिसेस बारबरिन को अपनी सारी जमा पूंजी देनी पड़ती है, लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ते हैं तो उसे रेमी की गाय को भी बेचना पड़ता है। उस गाय से ही घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उसकी गाय उसके पड़ोसी ने खरीदी होती है जो उसे बहुत मारता पीटता है। रेमी अपनी गाय से बहुत प्यार करता है और वो रात को चोरी छुपे उस गाय से मिलने जाता है। अपनी गाय को तकलीफ में देखकर वो दुखी हो जाता है और उससे लिपटकर गुनगुनाने लगता है। तभी एक आदमी उसे घूर कर देखने लगता है और रेमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। जब वो अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसका बाप जेरोम बारबरिन पेरिस से वापस आ चुका है। जेरोम के पास फूटी कोड़ी भी नहीं होती और घर में बचा खुचा जो भी था वो मुकदमा लड़ने में चला गया था। वो रेमी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, उल्टा वो अपनी पत्नी से लड़ने लगता है और कहता है कि तुमने अभी तक इस लड़के को अपने साथ क्यों रखा हुआ है। वो कहता है कि ये हम पर बोझ है, इसका खर्च कौन उठाएगा। रेमी अपने बाप को इतने गुस्से में देखकर सहम जाता है। जेरोम रेमी को अनाथालय में भेजने की बात करता है और मिसेस बारबरिन उससे झगड़ने लगती है। उन दोनों के झगड़े से हमें पता चलता है कि रेमी उनका बच्चा नहीं होता। रेमी के माँ बाप ने उसे कहीं छोड़ दिया था और जेरोम उसे वहाँ से ले आया था। फिर मिसेस बारबरिन उसके पास आती है और उसे सारी कहानी बताती है। 10 साल पहले जब जेरोम पेरिस में अपने काम पर जा रहा था, उसे चर्च के दरवाजे के बाहर एक बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे ने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे तो जेरोम को लगा कि वो किसी अमीर माँ बाप का बच्चा होगा। उसने उसे इस उम्मीद में पालने का फैसला किया कि जब उसके असली माँ बाप मिल जाएंगे तब वो जेरोम को इनाम के तौर पर बड़ी रकम देंगे। फिर वो बच्चे को अपने घर ले आया और उसे मिसेस बारबरिन को दे दिया, जिसने उसका नाम रेमी रख दिया। मिसेस बारबरिन उसे वो कपड़े भी दिखाती है जिसमें लिपटा हुआ वो जेरोम को मिला था और कहती है कि तुम्हारी असली माँ इसे देखकर तुम्हें पहचान जाएगी। रेमी डरा हुआ था और वो अनाथालय में जाना नहीं चाहता था। मिसेस बारबरिन कहती है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। अगले दिन मिसेस बारबरिन उसे बताती है कि वो शहर जाकर मेयर से मिलेंगे और उससे थोड़ी मदद मांगेंगे क्योंकि उन्होंने रेमी को पाल पोस कर बड़ा किया है और इस तरह उनके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। मिसेस बारबरिन की बात सुनकर रेमी बहुत खुश होता है। फिर रेमी जेरोम के साथ शहर चला जाता है, लेकिन जेरोम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मिसेस बारबरिन से झूठ बोला था और वो रेमी को मेयर के पास नहीं बल्कि अनाथालय में लेकर जा रहा था। जब इस बात का एहसास रेमी को होता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। जेरोम सब लोगों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। रेमी भागकर एक बियर बार में चला जाता है। वहाँ पर एक तमाशे वाला बैठा होता है जो अपने जानवरों के साथ इधर उधर सर्कस दिखाता है और पैसे कमाता है। उसका नाम मास्टर विटालिस होता है। उसके साथ उसका कुत्ता कैपी और उसका बंदर लवली हार्ट होता है। मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इसे पालने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कैसा हो अगर ये लड़का तुम्हें कुछ पैसे कमा कर दे। जेरोम उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो जेरोम से रेमी को 1 साल के लिए अपने पास रखने की बात कहता है, जिसके बदले में वो उसे कुछ पैसे भी देगा। जेरोम को पैसों की जरूरत होती है और वो फौरन ही उसकी बात मान जाता है। इस सौदे से रेमी की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन जेरोम रेमी को अपनी माँ से मिलने नहीं देता और मास्टर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो पैदल ही काफी लंबा सफर तय करते हैं। मास्टर का रवैया जेरोम से काफी अच्छा होता है जो रेमी के साथ प्यार से पेश आता है। मास्टर उसे अपने साथ एक पुराने शेल्टर में ले जाता है। रेमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़ियों की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। फिर मास्टर उसे समझाता है कि वो किसी भी तरह से उसे कोई तकलीफ नहीं देगा, वो तो उसे अनाथालय जाने से बचाना चाहता था। अगले दिन मास्टर रेमी को नए कपड़े और जूते भी लेकर देता है। जब रेमी पूछता है कि वो उस पर इतना खर्चा क्यों कर रहा है तो मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए काफी कीमती हो, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है और तुम बहुत अच्छा गाना गा सकते हो। उसने उसे अपनी गाय से लिपटकर गुनगुनाते हुए सुना था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर ही था, इसलिए उसने रेमी को गाना गाने के लिए जेरोम से खरीद लिया था। मास्टर एक बहुत बड़ा वायलिनिस्ट होता है और लोग उसके दीवाने होते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा होता है, लेकिन वो अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर शहरों में तमाशे कर रहा होता है। गरीबी की वजह से रेमी कभी स्कूल नहीं गया था। मास्टर उसे गाना गाना, किताब पढ़ना और इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सिखाता है और जब उसे लिखना आ जाता है तो वो मिसेस
बार्बरिन को चिट्ठी लिखकर भेजने लगता है। मास्टर के साथ रहकर रैमी बहुत सारी चीजें सीखता है। वो नई नई जगह को एक्सप्लोर करता है। फिर हम उन दोनों को शहर की गलियों में अपना तमाशा दिखाते हुए देखते हैं और लोग उनका तमाशा खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हम रैमी को रिवर शिप के ऊपर परफॉर्म करता हुआ देखते हैं और आज शिप के मालिक की बेटी का जन्मदिन होता है। फिर रैमी उसी लड़की से मिलता है जिसका नाम लीज होता है। लीज को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती और वो व्हीलचेयर पर होती है। लीज को रैमी बहुत अच्छा लगता है और उसे इतना खुश देखकर उसकी माँ भी काफी खुश होती है और वो कहती है कि लीज को अपने साथ खेलने के लिए एक साथी मिल चुका है। इसके बाद हम मास्टर और रैमी को देखते हैं जो शहर में तमाशा दिखा रहे होते हैं। तब शहर की पुलिस मास्टर को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो बिना किसी परमिशन के जानवरों से तमाशा करवा रहा होता है जो उनके कानून के खिलाफ होता है। पुलिस के साथ उनका झगड़ा हो जाता है और कैपी एक पुलिस वाले को काट लेता है। पुलिस वाले मास्टर को पकड़ लेते हैं पर रैमी कैपी और लवली हार्ट के साथ वहां से भागकर लीज के पास चला जाता है। अदालत मास्टर को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाती है पर जज कहता है कि मास्टर अपनी नकली पहचान बनाकर आया है और वो उससे उसकी असली पहचान बताने के लिए कहता है, लेकिन मास्टर उन्हें कुछ भी नहीं बताता तो उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया जाता है। जब रैमी मास्टर से पूछता है कि वो अपनी असली पहचान क्यों छुपा रहा है तो मास्टर बताता है कि वो पहले एक घमंडी आदमी था। वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था जिसने अपनी कामयाबी और अपने पैसों के घमंड में अपनी बीवी बेटे को मार दिया और उनके घर को आग लग गई। शहर के सभी लोगों को यही लगा कि आग लगने की वजह से वो तीनों मर चुके हैं, लेकिन वो किसी तरह से बच गया था। इस हादसे के बाद उसका घमंड पूरी तरह से टूट गया था और तब से वो अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर गलियों में भटक रहा है और लोगों को तमाशा दिखाकर अपना गुजारा कर रहा है। मास्टर को जिस जेल में कैद किया जाता है वहाँ पर एक और कैदी होता है जो बीमार होता है। उस दौरान रैमी और लीज की दोस्ती गहरी होने लगती है। लीज की जिंदगी में रैमी के आने से उसके सारे गम दूर हो जाते हैं और वो अपनी बीमारी को भी पूरी तरह भूल जाती है। रैमी लीज को अपनी सारी कहानी बताता है और उसे वो कपड़ा भी दिखाता है जिसमें वो लिपटा हुआ जेरोम को मिला था। मास्टर की सजा खत्म होने के बाद वो रैमी से मिलने जाता है। रैमी दौड़कर उसके गले लग जाता है। फिर लीज की माँ मास्टर को खाने पर बुलाती है और बातों बातों में जिक्र करती है कि वो रैमी को अपने साथ रखना चाहते हैं और उसे वो अपनी बेटी के लिए पर्सनल बटलर बनाकर रखेंगे। पहले तो मास्टर को लगता है ये रैमी के लिए सही रहेगा, उसकी जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन फिर वो कहता है कि रैमी को अभी दुनिया के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके ख्याल से उसे दुनिया घूमनी चाहिए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि ये रैमी का फैसला है, उसे यहाँ रहना है या फिर मेरे साथ जाना है, ये वही बताएगा। रैमी लीज को चाहता है लेकिन वो मास्टर के साथ दुनिया घूमना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो मास्टर के साथ चला जाता है और जाने से पहले वो लीज को दोबारा मिलने का वादा भी करता है। रैमी से जुदा होना लीज को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, ये रैमी का फैसला था। मास्टर और रैमी बहुत सारी जगह पर जाते हैं, अपना तमाशा दिखाते हैं और लोग उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। एक रात जब वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो मास्टर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो गिर जाता है। वहाँ कुछ भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं पर वो तीनों किसी तरह बच जाते हैं और सुबह जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं लवली हार्ट बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। तो मदद के लिए वो एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर दो शॉकिंग न्यूज बताता है। पहली कि लवली हार्ट के पास ज्यादा समय नहीं है और जब वो मास्टर का चेकअप करता है तो वो दूसरी बुरी खबर सुनाता है कि उसे एक गंभीर बीमारी होती है और उसके पास भी ज्यादा समय नहीं है। ये बीमारी उसे जेल में अपने साथी से लग गई थी, इसी वजह से खांसने पर उसके मुंह से खून निकलता था। पर मास्टर इसके बारे में रैमी को कुछ नहीं बताता क्योंकि मास्टर के पास अपने और अपने बंदर लवली हार्ट के इलाज के लिए पैसे नहीं होते और ना ही उसके पास होटल का किराया देने के लिए पैसे थे। तो वो एक परफॉर्मेंस करने का फैसला करता है जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। वो होटल की लॉबी में अपनी परफॉर्मेंस का इंतजाम करवाता है और वायलिन बजाने लगता है। वो इतना अच्छा वायलिन बजाता है कि सब उसे सुनकर बहुत खुश होते हैं और मास्टर के पास काफी पैसे भी इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं तब उनके पास एक लड़की आती है जो एक संगीतकार होती है। वो मास्टर से कहती है कि उसने बचपन में मशहूर आर्टिस्ट द ग्रेट बलजानी की परफॉर्मेंस सुनी थी जो बहुत कमाल का वायलिन बजाते थे और आपने बिल्कुल वैसा ही वायलिन आज बजाया है। मास्टर को लगता है कि उसकी असली पहचान बाहर आ जाएगी तो वो उस लड़की से कहता है कि उसने मशहूर लोगों की कला को कॉपी किया है, वो बस एक मामूली सा कलाकार है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन उस लड़की को मास्टर की बातों से तसल्ली नहीं होती और वो उसकी परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस होती है कि वो उसके लिए एक सोने का सिक्का छोड़कर चली जाती है। रैमी सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश होता है और वो सोने का सिक्का लवली हार्ट को दिखाने जाता है, लेकिन लवली हार्ट इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। फिर मास्टर और रैमी होटल से जाने की तैयारी करते हैं और जाने से पहले होटल
होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक चिट्ठी देता है जो रेमी के नाम लिखी होती है। वो चिट्ठी लीज की होती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी असली माँ का पता चल चुका है। उस तरह के कीमती कपड़े तब सिर्फ लंदन में मिलते थे, इसलिए लीज की माँ ने अपने दोस्तों को खत लिखकर रेमी की माँ को ढूंढने में मदद मांगी थी। एक बैरिस्टर जिसका नाम जेम्स मिलिगन होता है, उसका जवाब आया जिसने कहा कि वो रेमी के माँ बाप को जानता है। रेमी वो खत पढ़कर बहुत खुश होता है और बिना समय गवाए वो दोनों मिलिगन से मिलने चले जाते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को मिलिगन के ऑफिस में देखते हैं जो कहता है कि ये वही बच्चा है जिसे वो तलाश रहा था और कहता है कि वो डोरसेल फैमिली का खोया हुआ बच्चा है जिसे वो काफी सालों से तलाश रहे हैं। फिर वो उन्हें डोरसेल फैमिली के पास ले जाता है। रेमी के माँ बाप उसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो बताते हैं कि उनसे बदला लेने के लिए एक औरत रेमी को उठाकर ले गई थी। उस औरत के साथ मिस्टर डोरसेल का अफेयर था, लेकिन जब उस औरत को पता चला कि मिस्टर डोरसेल शादीशुदा है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने के लिए रेमी को हमसे दूर कर दिया। पर मास्टर को उनकी कहानी कुछ अजीब लगती है। वो कहता है कि रेमी के पहले पिता जेरोम ने उसे बताया था कि उसने चर्च के पास एक आदमी को देखा था, न कि किसी औरत को। ये सुनकर मिस्टर डोरसेल कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और मिलिगन कहता है कि वो आदमी उस औरत का साथी भी हो सकता है। फिर वो रेमी को उसका कमरा दिखाते हैं। रेमी मास्टर से कहता है कि उसे पता है कि वो बीमार है और वो उसे इलाज करवाने के लिए भी कहता है। इसके बाद मास्टर और रेमी एक दूसरे को गले लगकर अलविदा कहते हैं। जाने से पहले वो मास्टर को कुछ पैसे भी देते हैं क्योंकि उसने रेमी का अच्छे से ख्याल रखा होता है। मास्टर से बिछड़कर रेमी को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उसके जाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और रोते रोते वहीं पर सो जाता है। आधी रात को वो देखता है कि छत से पानी टपक रहा होता है। वो बाहर जाकर देखता है कि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वो अपने नए घर को देखने लगता है, लेकिन वो घर उसे अजीब लगता है। जब वो एक कबर्ड को खोलता है तो उसमें से इंसानों के सोने से जड़े हुए ढेर सारे दांत मिलते हैं। वहाँ पर बेशकीमती घड़ियां और ज्वेलरी भी होती है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि डोरसेल फैमिली उसका असली परिवार नहीं है, वो धोखेबाज हैं। तभी वहाँ पर मिसिस डोरसेल आ जाती है जो उसे अजीब सी धमकियां देनी शुरू कर देती है। रेमी किसी तरह से वहाँ से भागकर मेन गेट के पास पहुँच जाता है। मिलिगन भी वहाँ पर आ जाता है। रेमी उससे कहता है कि डोरसेल धोखेबाज हैं, वो उसके असली माँ बाप नहीं हैं। लेकिन मिलिगन भी उनके साथ मिला होता है जो रेमी को घर में वापस भेज देता है और अपने 2 आदमियों को वहाँ पर तैनात कर देता है। डोरसेल कपल कहते हैं कि वो बच्चे को मार देंगे और जैसे ही वो उसे हथौड़ा मारने वाले होते हैं, मास्टर अपने कुत्ते के साथ वहाँ आ जाता है और वो रेमी को बचा लेता है। मास्टर डोरसेल से सच्चाई जानने की कोशिश करता है तो डोरसेल बताता है कि बैरिस्टर जेम्स मिलिगन रेमी का चाचा है। रेमी का असली बाप मर चुका है और उसके मरने के बाद सारी जायदाद पर जेम्स मिलिगन कब्जा करना चाहता था, इसलिए 10 साल पहले उसने रेमी को मारने के लिए उसे भेजा था। लेकिन तब वो रेमी को नहीं मार पाया और उसने उसे चर्च के गेट के बाहर छोड़ दिया था। और 10 साल बाद जब उसने रेमी को फिर से देखा तो उसने हमारे साथ मिलकर रेमी को मारने का प्लान बनाया। मास्टर उससे रेमी की असली माँ के बारे में पूछता है और डोरसेल रेमी की असली माँ का पता बता देता है। फिर मास्टर और रेमी वहाँ से निकलकर रेमी की माँ के घर जाना शुरू करते हैं। लेकिन बाहर का मौसम बहुत खराब होता है। वहाँ बर्फीला तूफान आ रहा होता है। चारों तरफ बस बर्फ की मोटी चादर होती है जो उनके सफर को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। उन्हें ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और ठंड की वजह से रेमी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन मास्टर उसे उठाकर किसी तरह से आगे बढ़ने लगता है। वो पास में एक शेल्टर में रात बिताने का फैसला करता है, लेकिन मास्टर की तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं होती। थोड़ी देर बाद जब रेमी को होश आता है तो वो मास्टर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर इस दुनिया को अलविदा कह चुका था और वो अपने साथ रेमी की असली माँ का राज भी ले गया था। जब मास्टर कोई हलचल नहीं करता तो रेमी घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ पहरेदार वहाँ आ जाते हैं। अगले सीन में जब रेमी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाता है और उसके सामने एक औरत होती है। वो बताती है कि मास्टर की तबीयत खराब होने की वजह से वो मर गया है और हम लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। रेमी को ये सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि परिवार के तौर पर उसके पास मास्टर ही इकलौता सहारा था और अब वो भी मर चुका है। वो औरत अपने नौकरों से उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है। बाहर जाकर वो देखती है कि जेम्स मिलिगन उससे मिलने के लिए आया होता है और हमें पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि रेमी की असली माँ होती है। लेकिन रेमी की माँ को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मिलिगन रेमी के बारे में कुछ नहीं बताता और रेमी की माँ को उस बच्चे को घर से बाहर निकालने के लिए कहता है। रेमी की माँ कहती है कि जब वो ठीक हो जाएगा तब वो उसे भेज देगी, लेकिन अभी उसकी तबीयत
ये ठीक नहीं है। इसके बाद घर के नौकर रेमी के सामान को देखते हैं और उसके सामान से उन्हें एक कागज मिलता है और वो नौकर सारा सामान रेमी की माँ को दिखाते हैं। उस कागज के टुकड़े को देखकर रेमी की माँ समझ जाती है कि रेमी कोई और नहीं बल्कि उसी का खोया हुआ बेटा है। इसके बाद रेमी जागता है और नौकर उसे उसकी माँ के पास ले जाते हैं। रेमी की माँ उसे सारी सच्चाई बता देती है और उसे एक कागज का टुकड़ा भी दिखाती है जिस पर उसने एक म्यूजिक कंपोजिशन लिखी होती है। वो एक गाना होता है जो रेमी की नानी रेमी की माँ को सुनाया करती थी और रेमी के पैदा होने के बाद रेमी की माँ भी उसे वो गाना गाकर सुनाया करती थी। यही वजह थी कि वो गाना किसी तरह रेमी के दिमाग में बस चुका था और जब भी वो मास्टर के साथ परफॉर्म करता था तो वो ये गाना गाया करता था जिसे लोग बहुत पसंद करते थे। वो दोनों माँ बेटा एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोने लगते हैं। फिर मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ बूढ़ा रेमी उन बच्चों को अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा होता है। बच्चे पूछते हैं कि मिलिगन का क्या हुआ तो रेमी कहता है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने मास्टर को पूरे ढंग से कब्र में दफन कर दिया और रेमी मिसेस बार्बरिन से मिलने के लिए भी जाता है जो उससे मिलकर बहुत खुश होती है। जेरोम बार्बरिन के मरने के बाद मिसेस बार्बरिन उसके साथ रहने के लिए आ गई और उन्होंने एक अनाथालय खोल लिया जिसमें वो सारे बच्चे रह रहे होते हैं और वहीं पर वो सबको कहानी सुना रहा होता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि रेमी ने लीज से शादी कर ली होती है और जो बूढ़ी औरत रेमी के साथ बिस्तर पर सोई होती है वो कोई और नहीं बल्कि लीज होती है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।